तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। ये रही हमारे पास एलिमेंट्री डिफरेंशियल इक्वेशन एंड बाउंड्री वैल्यूज़ की चैप्टर 1 की प्रॉब्लम्स। तो ये एक बच्चे के कहने पे करवाई जा रही हैं स्पेशली तौर पे, ठीक है जी। तो चैप्टर 1 है आपके सामने, ये डिफरेंशियल इक्वेशन पे बेस करता है। हमें डिफरेंशियल इक्वेशन को समझने में इसमें हेल्प मिलेगी, और वैसे भी इस बुक का नाम डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है जी। मेन यानी ये टारगेट ही डिफरेंशियल इक्वेशन को करती है, यानी कि डेरिवेटिव को। अब देखें, सबसे पहला जो क्वेश्चन था इसके अंदर उसकी 4 जुज़ेस थी मेरे पास। तो अ, उसमें वो कहता क्या, वो कहता है डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ अ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि नीचे जो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है वो उनका आपने ऑर्डर बताना है। ऑर्डर का मतलब होता है यार, देखो हाईएस्ट डिग्री हमेशा ऑर्डर बताती है, ठीक है। यानी कि अगर ये डेरिवेटिव के ऊपर है ना, तो डेरिवेटिव को देख के ही आप एक इक्वेशन का ऑर्डर बता सकते हो। डिफरेंशियल इक्वेशन का आपने ऑर्डर बताना है, ना कि एक सिंपल इक्वेशन का। अगर मुझे कहा जाता है ना, मैं आपको फॉर एग्जांपल कुछ मिसाल देना चाहूँगा। लाइक वो कहता है कि मुझे इस ये मेरे सामने एक इक्वेशन रखी गई है, ठीक है जी। एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, कुछ इस तरीके से एक इक्वेशन है। और वो मुझे कहता है इस इक्वेशन का मुझे ना ऑर्डर बता दो जी। तो इसका ऑर्डर सिंपल, वो कह रहा सिंपल इक्वेशन का ऑर्डर बताओ। तो मैं देखूंगा कि मेरे इक्वेशन के अंदर सबसे बड़ी डिग्री क्या है, सबसे बड़ी पावर क्या है मेरे मतलब के वेरिएबल की। वो है मेरे पास यहाँ पे स्केयर। देखो एक्स का स्केयर सबसे बड़ी यहाँ पे है, तो इसका जो ऑर्डर होगा वो 2 होगा। अब यहाँ पे वो डिफरेंशियल गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर पूछ रहा है, यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन के अकॉर्डिंग इसका मतलब मुझे कि डेरिवेटिव का ऑर्डर देखना पड़ेगा। अब सबसे बड़ा जो डेरिवेटिव, यानी यहाँ पे जो सबसे बड़ी डेरिवेटिव की डिग्री होगी ना, उसके अकॉर्डिंग आपने इसको ऑर्डर बताना है। सिंपल सी बात है। अब ये मेरे पास 4 क्वेश्चन आपके सामने गिवन है। देखें, फर्स्ट मेरे पास ये क्वेश्चन है, इसका मैं ऑर्डर बताना चाहूँ तो देखो, इसमें सबसे जो ज़्यादा यानी कि ज़्यादा दफ़ा डेरिवेटिव लेना या डेरिवेटिव की पावर देख के बताना, वो एक ही बात है। अब देखो यहाँ पे सबसे ये सिंगल डेरिवेटिव है, ये डबल डेरिवेटिव है, यानी कि एक दफ़ा डेरिवेटिव लेके फिर से डेरिवेटिव लिया गया है। तो सबसे हाईएस्ट डिग्री मुझे यही नज़र आ रही है डेरिवेटिव की इस इक्वेशन के अंदर, जो कि 2 है। 2, ठीक है जी। तो अगर ये 2 है, यानी कि इसको इस तरह से लिया जाता है। देखें बच्चों, इसकी पावर को इस तरह से देखा जाता है, डी ओवर डी टी, ये एक सिंपल डेरिवेटिव है। तो अगर मैं इसका होल का ऐसे स्केयर लिखूं तो ये डबल डेरिवेटिव बनता है कि नहीं, यानी कि इसके ऊपर फिर से देखो, यहाँ पे स्केयर आ जाएगा, नीचे भी स्केयर आ जाएगा, तो ये यानी कि इसकी डिग्री 2 है। तो इसका ऑर्डर भी 2 हुआ, क्योंकि हाईएस्ट जो मेरे पास यहाँ पे डेरिवेटिव की डिग्री आ रही है वो 2 है, लिहाजा इसका मेरे पास ऑर्डर क्या हुआ जी, 2। तो इसका ऑर्डर आपके पास है सेकंड ऑर्डर। आप यहाँ पे लिखेंगे सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, जिसका नाम इस तरह से लिखा जाएगा, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये सेकंड क्वेश्चन की तरफ अगर मैं आता हूँ, तो इसका अगर मुझे ऑर्डर बताना पड़े तो इसका ऑर्डर तो अब आप इजीली बता सकते हैं। देखें काफ़ी सिंपल सी बात है, इसमें जो डेरिवेटिव की हाईएस्ट डिग्री है वो 2 है, इसकी भी 2 है, तो लिहाजा ये भी सेकंड ऑर्डर ही है। तो इसका आंसर भी हमारे पास क्या हुआ जी, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहाँ पे आते हैं, ये थर्ड क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। देखो कि ट्रिकी, इतना ट्रिक तो कोई नहीं है यार, सिंपल सी बात है इसमें भी, कि इसमें सबसे हाईएस्ट डिग्री 4th है। तो ये 4th ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। काफ़ी सिंपल सा जवाब है इसका, 4th ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी आप इस तरह से लिखोगे 4th ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अब इसका देखा जाए तो इसमें देखें हाईएस्ट डिग्री 2 है डेरिवेटिव की। अब इसमें चाहे सिंगल डेरिवेटिव मौजूद नहीं है, लेकिन हमने हाईएस्ट डिग्री देखनी है और कोई भी चीज़ नहीं है। तो यानी ये लाजम नहीं होता कि हाईएस्ट डिग्री अगर 2 है तो उसके साथ फर्स्ट यानी कि फर्स्ट ऑर्डर भी होना चाहिए, यानी कि जो सिंपल डेरिवेटिव है वो भी होना चाहिए, लाजम नहीं होता। ये हमने सिर्फ हाईएस्ट ऑर्डर देखना होता है डेरिवेटिव का। तो यहाँ पे इसका हाईएस्ट ऑर्डर जो है वो 2 है, तो लिहाजा इसका सेकंड, ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो देखें काफ़ी सिंपल है इसका जवाब, इतना लंबा चौड़ा तो क्वेश्चन ही नहीं है ये वाला। अब नेक्स्ट जो इसकी प्रॉब्लम 5 स्टार्ट होती है। अब जिस बच्चे ने मुझे कहा हुआ है उसके जो लेक्चर में क्वेश्चन है वो कुछ हो रही हैं, ठीक है। लेकिन उसने मुझे कहा था कि आपने सर मुझे कंसेप्ट देना है, कंसेप्ट कंसेप्ट मिलेगा तो वो क्वेश्चन हर किस्म का कर सकता है। तो लिहाजा मैं उनकी जो क्वेश्चन गिवन है उनमें से एक उठा के यहाँ पे लिखता हूँ। जो वैसे मैं आपको एक अंदाज़े में बात बताऊं, जो इनके पास क्वेश्चन है ना, जो इनकी मैम ने या इनके उस्ताद ने जो भी दिए हुए हैं वो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इतने मुश्किल नहीं है। लेकिन जो यहाँ पे बुक के अंदर है वो थोड़े मुश्किल है, यानी कि उनसे थोड़ा आइडिया मिलता है कि ये चीज़ कैसे सॉल्व होती है। तो मैं दोनों की तरफ ध्यान दूंगा। पहले मैं बुक वाला क्वेश्चन लेता हूँ, देन आगे मूव करते हैं, ठीक है।
तो देखिएगा जी, मैं आपके सामने ही करने लगा हूँ। अब यहाँ पे ना हमने दो चीज़ों से इसको फंक्शन को वेरीफाई करना। वो कहता है वेरीफाई द फॉलोइंग सॉल्यूशंस, यानी कि हमने वेरीफाई करना है फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशंस को या सॉल्यूशंस को, एक ही बात है। मैं सॉल्यूशंस यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, ठीक है जी। तो मेरे पास जो क्वेश्चन है पहला वो ये है, वाई डबल डेरिवेटिव, यानी ये जो ऊपर कम्प्लीमेंट होता है ना, इसका मतलब होता है डेरिवेटिव। अगर ये दो दफ़ा है तो इसका मतलब है ये डबल डेरिवेटिव था वाई का। और आगे वो कह रहा है माइनस वाई इज़ इक्वल टू ज़ीरो, यानी ये हमने प्रूफ करना है इज़ इक्वल टू ज़ीरो। और मेरे पास फंक्शन में है कि वाई को एक दफ़ा पुट करो इज़ इक्वल टू ई की पावर टी, और एक दफ़ा पुट करो आप वाई को कॉस हाइपरबोलिक है मेरे ख्याल में, मैं एक दफ़ा देख लूँ ये क्या है आगे। हाँ जी, कॉस कॉस हाइपर, ये है जी मेरे पास। अब कॉस हाइपरबोलिक का मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन आ रहा है कि ये शायद वो साइन था, सिर्फ डेरिवेटिव ऑफ कॉस। कॉस हाइपरबोलिक, तो देखें बात ये नहीं है कि इसमें डेरिवेटिव में थोड़ा कोई प्रॉब्लम आ गया, लेकिन मसला पता क्या है, कुछ डेरिवेटिव हमें याद रखने पड़ते हैं। अब देखें इसमें होगा क्या, मुझे y का ना डबल डेरिवेटिव चाहिए इसमें पुट करने के लिए इस इक्वेशन के अंदर। तो वो मैं कैसे करूँगा, ये देखो, पहले ये जो y1 ऑफ t मुझे गिवन है ना, इसका मैं डेरिवेटिव अलग से लेके रखता हूँ। पहले मैं y सिंगल कम्प्लीमेंट बनाने जा रहा हूँ, ये मैं मालूम कर रहा हूँ ताकि इसमें बाद में पुट कर सकूँ। तो देखो, जब मैं इसका एक इसका मतलब ये है कि y का एक दफ़ा डेरिवेटिव लेना, तो वो हम y को पहले y1 कंसिडर करेंगे, फिर y की जगह हम y2 कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो y1 जब कंसिडर करूँगा तो यानी मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा e की पावर t, इसका डेरिवेटिव, ठीक है। अब देखें, जो होता है ना एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव, वो कुछ इस तरीके से होता है कि पहले एक दफ़ा एक्सपोनेंशियल को एज इट एज लिख दिया जाता है, फिर इसकी जो पावर होती है ना उसका डेरिवेटिव अलहदा से आगे लिया जाता है इस तरीके से। ये देखें, इसकी जो पावर थी वो टी थी, तो उसका डेरिवेटिव अलहदा से लिया जाएगा। अब देखें, दो असूल हैं, या तो इसके ऊपर पावर रूल लगा के आप इसको वन समझ लो, मेन तो वही तरीकाकार है, यानी कि पावर रूल लगता है और वो वन होता है। और दूसरा ये तरीकाकार है कि आप डायरेक्ट ये समझ लो ये कट गए, ठीक है। जब ये कट गए तो सिंपल ई की पावर टी ही आ रहा है। अब देखो, ये मेरे पास आया वाई सिंगल कम्प्लीमेंट, यानी कि एक डेरिवेटिव। अगर मैं इसका डबल डेरिवेटिव लेता हूँ तो फिर मेरे पास क्या होता है, यानी कि ये y का कम्प्लीमेंट है ना, तो अगर मैं इस y के कम्प्लीमेंट का ही फिर से दोबारा से डेरिवेटिव ले लूँ तो यही मेरे पास y का डबल कम्प्लीमेंट होगा। तो देखो, इसका मैं फिर से डेरिवेटिव लेता हूँ, इसको पुट करता हूँ, जो इसका आंसर आया था e की पावर t। तो फिर से वही देखो, चीज़ तो वही सेम टू सेम ही है, इसमें कोई फ़र्क नहीं आया। एक्सपोनेंशियल होता है कई केसेस में ऐसा कि उसको ना कोई फ़र्क ही नहीं पा रहा होता डेरिवेटिव बार बार लेने से। तो लिहाजा ये एज इट एज़ फिर से e की पावर t ही आ जाना आपके सामने, ये मैंने सारा स्टेप करके दिखाया। अब देखिए, मेरे पास y डबल कम्प्लीमेंट आ गई, ये तो सिंपल y है, इसमें तो कुछ मतलब ज़रूरत ही नहीं है। डायरेक्ट मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड आपने ले लेनी है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने ली, y डबल कम्प्लीमेंट माइनस वाई, ये हमारे पास आ गई। अब मैं इसमें जब वैल्यूज़ पुट करता हूँ तो y डबल कम्प्लीमेंट मेरे पास क्या आया जी, e की पावर t माइनस y, मेरे पास क्या था इसमें e की पावर t। तो देखो मेरे पास रिजल्ट आया ज़ीरो के, नहीं आ गया, ठीक है जी। तो ये जस्ट छोटे छोटे कंसेप्ट है, इतना मुश्किल काम नहीं है। आगे इसका मैं बी पार्ट भी करता हूँ, वो भी मसला नहीं है। अब देखें, मुझे बस ये करना होगा, कॉस हाइपर का ना दो दफ़ा डेरिवेटिव लेना होगा। अब ये मुझे यहाँ पे इंटरनेट ने जो कॉस हाइपर का यहाँ पे डेरिवेटिव दिया वो पता क्या है। तो देखिए, काफ़ी सिंपल है, मुझे थोड़ा सा डाउट था लेकिन वो सिंपल ही था ज़्यादा। कि सिंपल तो हम जब कॉस सिंपल जो सिंपल कॉस होता है उसका जब हम डेरिवेटिव लेते हैं। अब देखें, मुझे इसके लिए जब मैं, ये मेरा ए पार्ट था, ठीक है, ये मैंने ये वाला पार्ट सॉल्व किया। अब ये मैं बी पार्ट सॉल्व करने जा रहा हूँ, ये वाला, ठीक है, जिसमें कॉस है, ठीक है बच्चे। तो देखें, मुझे ना फिर से वाई डबल कम्प्लीमेंट चाहिए इसका, यानी कि दो दफ़ा डेरिवेटिव। पहले सिंगल डेरिवेटिव लेने जा रहा हूँ, तो सिंगल डेरिवेटिव जब मैं इसका लेता हूँ कॉस हाइपर टी का, तो कास का डेरिवेटिव तो वैसे तो हमने पढ़ा हुआ है माइनस साइन होता है, लेकिन जब कास हाइपर होता है ना, तो कास हाइपर के केस में कभी माइनस नहीं साथ में आता, होता वो साइन में ही कन्वर्ट है। लेकिन ये सिंपल साइन आ जाएगा, यानी कि पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा। साइन हाइपर टी, फिर इसका ये यहाँ पे जो एंगल होता है ना, उसका अलहदा से फिर से डेरिवेटिव लिया जाता है, ये कंसेप्ट होता है इसमें।
एंगल का डेरिवेटिव, वहाँ पे क्या था, पावर का डेरिवेटिव, यहाँ पे एंगल का डेरिवेटिव होता है। अब ये फिर से आपके सामने वही चीज़ बन के आई है, पावर रूल लगेगा या डायरेक्ट कटेगा, एक ही बात है। तो सिंपल आपके पास इसका साइन हाइपर टी आ गया, लेकिन हमें तो वाई डबल कंप्लीमेंट चाहिए ना, तो मैं अब वाई के कंप्लीमेंट का फिर से डेरिवेटिव लूँ तो मैं आपको समझ आ ही गई होगी कि मुझे क्या मिल जाएगा, वाई डबल कंप्लीमेंट। तो देखें, अब जब मैं इसको पुट करता हूँ, जो मेरे पास इसका आंसर आया साइन हाइपर, तो जो साइन हाइपर का डेरिवेटिव होता है ना, वो काज हाइपर होता है, ठीक है, काज हाइपर, यानी कि एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं। ये आपने चीज़ याद रखनी है, जब ये हाइपर नहीं ना होगा, मैं आपको वैसे ये बता दूं, मेरा मेन काम तो ये चीज़ समझाना है, ये जो क्वेश्चन है मेरे सामने, लेकिन मैं आपको काज वगैरह के बारे में बता रहा हूँ। ये जो सिंपल काज एंगल होता है ना, यानी जिसके साथ एच नहीं होता, हाइपर नहीं होता, इसे काज हाइपरबोलिक कहते हैं, ठीक है। लेकिन जो सिंपल काज होता है ना, यानी यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल सिंपल काज टी होता, तो उसका डेरिवेटिव मेरे पास असल में माइनस साइन टी आना था, क्योंकि जो वर्ड सी से स्टार्ट होते हैं ना, उनका डेरिवेटिव माइनस में होता है। लेकिन यहाँ पे जब हाइपर आ जाता है, तो हाइपर के केस में ऐसा नहीं होता, हाइपरबोलिक केस में, ठीक है। तो ये आपके सामने है। अब ये मेरे पास डबल डेरिवेटिव इसका आ गया, अब मैं इसको उठा के वहाँ पे पुट करता हूँ उसी इक्वेशन के अंदर, लेफ्ट हैंड साइड लेके, ठीक है। तो देखें, दोनों चीज़ें प्रूफ हो रही हैं कि वाई डबल डेरिवेटिव जो मेरे पास आया वो है काज हाइपर। मैं डायरेक्ट ही अब पुट कर रहा हूँ, ठीक है, एक दफ़ा लिख के नहीं दिखाया स्पेशली, उसको छोड़ें, लिखने से ना टाइम ही वेस्ट होगा। माइनस आगे वाई पुट करना मैंने, वाई मेरे पास क्या है, वाई मेरे पास वही है काज हाइपर। तो देखो, काज में से काज फिर से माइनस हो रहा है, एंड देन वी गॉट आवर आंसर ज़ीरो। ओके, तो ये देखें, आपका आंसर ये भी ज़ीरो आ गया, तो दोनों प्रूफ हो गए। अब एक जो आपके क्वेश्चन रह गया ना, वो वाले देखते हैं। जो आपने मुझे क्वेश्चन सेंड किए हुए हैं, मैं उनको एक दफ़ा सॉल्व करता हूँ। आपने जो क्वेश्चन भेजे हैं, उनमें से एक तो सॉल्व हो गया इनडायरेक्टली, ये ई की पावर टी से, ठीक है। और जो दूसरा क्वेश्चन है वो मैं सॉल्व करने लगा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, लेकिन मैं यहाँ पे उसको 6 नंबर दे रहा हूँ, ठीक है। आपने जो सेंड किया हुआ है उसमें वो क्वेश्चन नंबर 8 के तौर पे वेरीफाई सोल्यूशन, तो उसमें लिखा हुआ है वाई डबल प्राइम प्लस 2y प्राइम, इसको हम प्राइम भी कह देते होते हैं कभी कभार, लेकिन ये कम्प्लीमेंट होता है, मेन इसका नाम कम्प्लीमेंट ही है। और जो y हमने पुट करना है इसमें, वो है e की पावर माइनस 3t। अब देखें, यहाँ पे आपको थोड़ा डेरिवेटिव का समझ आएगा। अब मुझे y का डबल कंप्लीमेंट और y का कंप्लीमेंट चाहिए दोनों इसमें पुट करने के लिए। पहले मैं y का सिंगल कंप्लीमेंट मालूम करता हूँ, वो आपने देख ही लिया कैसे होता है। डेरिवेटिव लिया जाएगा इसका y का e की पावर माइनस 3t। तो जब मैं इसका डेरिवेटिव लूँगा तो क्या होगा जी, एक दफ़ा एक्सपोनेंशियल को एज इट एज लिखा जाएगा पावर समेत, फिर इसकी जो पावर है उसका डेरिवेटिव अलग से लिया जाएगा माइनस 3t का, इसका। अब देखें होगा क्या, ये एक कांस्टेंट टर्म है, इसने निकल जाना पीछे की तरफ, और यहाँ पे सिर्फ रह जाएगा डी टी ओवर डी टी, यानी ये आ जाएगा इस तरीके से। ये देखें, ई की पावर माइनस 3t, ठीक है। ये जो माइनस 3 था ना, ये पीछे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे सिर्फ रह जाएगा डी टी ओवर डी टी। तो ये दोनों कट गए, और फाइनली आपके पास ये क्या आ रहा है, माइनस 3 ई की पावर माइनस 3t। अब आती है बारी डबल कंप्लीमेंट की। तो जब मैं डबल कंप्लीमेंट यानी कि डबल डेरिवेटिव लूँगा, सिंगल जो डेरिवेटिव लिया उसी का डेरिवेटिव जब दोबारा से लूँगा तो मुझे डबल डेरिवेटिव मिल जाएगा। तो अब इसमें देखें, इसमें ये कांस्टेंट टर्म होगी, जब ये पुट होगी यहाँ पे माइनस थ्री निकल जाएगी पीछे, और डेरिवेटिव आ जाएगा किस चीज़ का, ई की पावर माइनस 3t का। अब देखें, आपके सामने ही है सारी कंडीशन, ये पहले भी मैंने सॉल्व किया। ई की पावर इतना हिस्सा तो सेम है ना, बस ये इतना हमें, ये देखें, इसको अगर मैं ऐसे ब्रैकेट में लिखूं तो ये ऐसे ही है जैसे इस टर्म को -3 से ज़रब दिया जा रहा है जस्ट इसमें, यानी कि जब डबल डेरिवेटिव लिया जाता है तो सिर्फ इस टर्म को मैंने -3 से ज़रब देना है, जो इसका आंसर आया हुआ है उसको सिर्फ -3 से ज़रब देना है। अगर नहीं समझ आ रही तो मैं फिर से बता रहा हूँ। ये देखो, मैंने जब इसको पुट किया है तो -3 एक कांस्टेंट टर्म थी y का सिंगल कंप्लीमेंट में, तो वो -3 पीछे हट गया, लेकिन आगे ये जो फॉर्म बनी है ये फिर से वही फॉर्म है जिसने मुझे यही आंसर फिर से दे देना है। तो देखें होगा क्या, एक दफ़ा इसे एज इट एज लिखा जाएगा, फिर इसकी पावर पीछे आएगी, वही चीज़ है सारी। लेकिन मैं चले एक दफ़ा कर देता हूँ, मुझे लग रहा है डाउट आ जाएगा आपके जहन में। तो देखिए, अब इसकी पावर का डेरिवेटिव लिया जाएगा जो कि है इसकी पावर -3t, ठीक है जी। अब आप इतना तो समझ गए होंगे ये -3 फिर से पीछे आएगा, कांस्टेंट टर्म है, तो इसके साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो कि -3 9 बन जाएगा, और ये डी टी ओवर डी टी फिर से 1 हो जाएगा, तो ये मेरे पास सिंपल आ जाएगा 9e की पावर -3t। अब हमारे पास सब कुछ मौजूद है डाटा के अकॉर्डिंग, तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो मैं डायरेक्ट पुटिंग ही करना स्टार्ट करने लगूँ। देखें,
वाई डबल प्राइम है, ठीक है, वाई डबल प्राइम। तो वाई डबल प्राइम किसके इक्वल आया हमारा, 9e⁻−3t, ठीक है जी, प्लस 2 वाई सिंगल प्राइम जो कि हमारे पास ये आया -3e⁻−3t, ठीक है, -3 आगे वाई पुट करना है, वाई हमारे पास सिंपल था e⁻−3t, ठीक है बच्चों। अब देखें ये आपके सामने एग्जैक्ट जीरो हो रहा है, देखो 2 3 बार 6 होगा, ये बन जाएगा -6 और e⁻−3t, -6 -3 -9 होगा और ये +9 होगा। तो सिंपल सी बात है यार, मैं आपको एक दफ़ा ये कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूँ। ये देखो ये आया मेरे पास -6 e⁻−3t और ये था -3 e⁻−3t। अब ये सारे वेरिएबल सेम है, तो ये देखो 9 में से पहले 6 माइनस होगा, 3 रह जाएगा, 3 में से 3 माइनस होगा, फाइनली 0 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया। आगे जो आपके नोट्स है ना, उसमें जो मेरे पास क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 15 लिखा हुआ है, जबकि बुक के अंदर वो ना आपका क्वेश्चन बनता है। मैं आपको बुक के अंदर भी बताता जाऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन है, फिर भी कोई कमी बेशी रह जाए तो मुझे बाद में कहिएगा, मैं इंशाल्लाह वो भी कर दूंगा। अब ये बुक के अंदर क्वेश्चन नंबर 11 12 13 ये वाले क्वेश्चन है, जबकि आपके जो लेक्चर है ना उसके अंदर ये 15 और 16 मेंशन किए गए हैं। तो मैं आपके अकॉर्डिंग ही कर रहा हूँ, जस्ट आपको कंसेप्ट देना है। तो मैं आपके क्वेश्चन नंबर 15 को अब यहाँ पे मार्क करने लगूँ जस्ट एज क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। तो आपने अपना जस्ट क्वेश्चन समझना है। देखें क्वेश्चन क्या है, मैं क्वेश्चन ज़रा नोट कर लूँ फिर आपसे बात करता हूँ। तो ये रहा आपका क्वेश्चन, जिसमें वो कहता है कि डिटरमाइन आर फॉर अ डिफरेंशियल इक्वेशन टू हैव अ सॉल्यूशन फॉर्म ई पर रेज आर टी, यानी कि हमने आर की वैल्यू को यहाँ पे मालूम करना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें हमें यहाँ पे y कम्प्लीमेंट चाहिए, इसमें y डबल कम्प्लीमेंट चाहिए, यही दो क्वेश्चन है आपके। तो मैं सिंगल कम्प्लीमेंट पहले मालूम करता हूँ, यानी एक दफ़ा डेरिवेटिव लेता हूँ इस टर्म का, ये y के ही इक्वल है। तो लिहाजा मेरे पास क्या आएगा, देखें y सिंगल कम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ e⁻r_t, ठीक है। अब जैसा हमने पहले देखा है कि इसका जब भी डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल का लेना है हमने, तो एक दफ़ा ये एज इट एज लिखा जाएगा, देन इसकी पावर का डेरिवेटिव होगा। अब इसकी पावर है r_t, तो r जो है वो एक कांस्टेंट टर्म होगी, वो तो पीछे हट जाएगी, यहाँ पे पीछे आ जाएगी, जो t होगा वो यहीं पे रह जाएगा। तो फाइनली आप देख सकते हैं इसका डेरिवेटिव क्या आता है, r e⁻r_t, बिकॉज ये कट ऑफ हो जाएगा। अब y डबल डेरिवेटिव लेते हैं, क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में डबल डेरिवेटिव की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसका फिर से डेरिवेटिव लिया जाएगा इसी टर्म का दोबारा से, यानी y कम्प्लीमेंट का डेरिवेटिव। तो अब इसमें r कांस्टेंट टर्म होगी तो r पीछे हट जाएगी। अब मैं इसको कांस्टेंट क्यों कहता हूँ, कांस्टेंट इसलिए कहता हूँ क्योंकि डेरिवेटिव टाइम के लिहाज से, t के लिहाज से, डेट्स वाई। तो जो कांस्टेंट टर्म होगी वो पीछे हट जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे e⁻r_t रह गया ये वाला, और अब इसका डेरिवेटिव लें तो हमारे पास क्या आएगा, देखें इसकी पावर पीछे हटेगी पहले, ठीक है। यानी पहले तो इसे एज इट एज लिखा जाएगा ना, r e⁻r_t, एक दफ़ा इसे एज इट एज लिख दिया हमने, फिर इसकी पावर का डेरिवेटिव लिया। अब इसकी पावर के अंदर जो है r फिर से एक कांस्टेंट टर्म है, उसने फिर से पीछे आना है, तो यहाँ पे आके r इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये r है इसके साथ एक, तो r से मल्टीप्लाई होके r स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे सिर्फ t रह चुका होगा। तो फाइनली इसका जो डेरिवेटिव आएगा, डबल डेरिवेटिव आएगा r² e⁻r_t। अब हम इसको पुट करते हैं जैसे जैसे क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो y कम्प्लीमेंट प्लस 2y इज़ इक्वल टू 0, तो y कम्प्लीमेंट अगर मैं पुट करता हूँ यहाँ पे, जो कि मेरे पास क्या आया जी, r प्लस 2, आगे y पुट करना, y मेरे पास है e⁻r_t इज़ इक्वल टू 0। अब इन दोनों टर्म्स में से देखें e⁻r_t कॉमन आ जाता है, e⁻r_t कॉमन आया, अंदर रह गया r प्लस 2, और यही चीज़ उसने मुझे बोली हुई है कि आपने मुझे r की वैल्यू मालूम करके देनी है। एक तरफ अब ये दो रूट्स बन गए हैं, एक तरफ आ जाएगा e⁻r_t इज़ इक्वल टू 0 और दूसरी तरफ आ जाएगा r प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0। तो e⁻r_t इज़ इक्वल टू 0, यानी कि r इज़ इक्वल टू 0 ही आना है। आप इसके ऊपर लॉग की प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करेंगे, देन यानी कि लंबे चौड़े प्रोसीजर से ये गुजरेगा, और इधर r प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0, क्योंकि ये दो रूट्स हैं। अब इसके ऊपर अगर मैं लॉग अप्लाई करता हूँ ना दोनों तरफ, तो यहाँ पे 0 के ऊपर लॉग अप्लाई हो तो वो 0 ही रहता है, ठीक है, उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे जब लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई होगी तो मेरे पास क्या होगा, यहाँ पे r, ये जो इसकी पावर है ये पीछे आ जाएगी, ठीक है, r मेरे पास पीछे आ जाएगा, r और t ये साथ में लॉग ही
इज़ इक्वल टू ज़ीरो, और इस तरफ तो आप देख ही सकते हो r इज़ इक्वल टू -2 हो गया। तो ये जो है ना आपको पता होना चाहिए log e 1 के बराबर होता है। देन यहाँ पे सिर्फ आर टी रह जाएगा, आर टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो होगा, ठीक है। आर टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो तो टी उधर जाके ज़ीरो हो गया, फाइनली आर इज़ इक्वल टू ज़ीरो आपका आ गया, ठीक है। यानी ये दो रूट्स निकले इस क्वेश्चन के, ये दो आर की वैल्यूज़ आई। अब उस क्वेश्चन में जाएँ तो यहाँ पे मैं उसको सॉल्व करना स्टार्ट करूँगा। वाई डबल प्राइम है तो इसका आप देख सकते हैं हमारे पास क्या आया था, आर स्केयर ई की पावर आर टी प्लस वाई सिंगल प्राइम, तो ये सिंपल आया था आर ई की पावर आर टी माइनस 6 ई की पावर आर टी, ठीक है, इज़ इक्वल टू ज़ीरो। मैंने जस्ट वैल्यूज़ पुट की हैं। अब इसमें से भी देखें एक्सपोनेंशियल कॉमन आ रहा है, तो आपने देख तो लिया एक्सपोनेंशियल कॉमन लेके उसको रूट्स के अकॉर्डिंग सॉल्व करने का फ़ायदा को नहीं है, आना आंसर उसका ज़ीरो ही है, आर इज़ इक्वल टू ज़ीरो आना है, आंसर हमें दूसरे रूट से मिलेगा। अब इसमें देखो ये इसमें आर स्क्वायर रह गया, यहाँ से आर कॉमन आ गया, यहाँ से -6 कॉमन आ गया, इज़ इक्वल टू ज़ीरो। इसको आप जो है ना इसको डायरेक्ट ही आप r इज़ इक्वल टू ज़ीरो लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। इसको उठा के अब इज़ इक्वल टू ज़ीरो सेट करो और इसके रूट्स बनेंगे, इससे r की दो वैल्यूज़ निकलेंगी। कैसे देखें, ये आपको पता है कैसे इसके रूट्स बनाए जाते हैं, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई किया जाता है, -6 आर स्क्वायर आ रहा है, मुझे सेंटर वाले को किसी ऐसे दो पार्ट्स में तकसीम करना होगा कि उनको मल्टीप्लाई करने से मेरे पास वैसे ये जो क्वेश्चन बन रहा है ना, मेरे ख्याल में मुझे इसको सॉल्व करना चाहिए उस तरीके से, अपना क्या कहते हैं, कंप्लीटिंग स्केयर वाले मेथड से। तो कंप्लीटिंग स्केयर का भी वैसे थोड़ा चक्कर यहाँ पे खराब ही है। चले क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूले में आपको पता क्या होगा, a इज़ इक्वल टू यहाँ पे जो नंबर है वो a के इक्वल होगा, यहाँ पे जो सेंटर में इसके साथ नंबर है वो b के इक्वल होगा, फाइनली यहाँ पे जो नंबर है वो c के इक्वल होगा। एंड आपको ये फार्मूला पता होगा, x होता है असल में वैसे यहाँ पे, लेकिन हमारा वेरिएबल r है तो हम r रखेंगे और फार्मूला ये होता है प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो ये फार्मूला आप अप्लाई करें, आर की वैल्यूज़ निकाल लें। देखें माइनस बी यानी -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्केयर यानी कि 1 का स्केयर 1 ही आ जाएगा, -4ac। अब देखो यहाँ पे क्या चक्कर है, 4 के साथ पहले 1 मल्टीप्लाई हुआ तो 4 आ गया, 4 जब 6 से ज़रब हुआ तो मेरे पास 24 आया, लेकिन ये माइनस जो है इस माइनस को प्लस कर चुका होगा, तो यानी ये +24 इस तरीके से आ जाएगा। तो देखें क्वाड्रेटिक ना आपको काफ़ी लंबी चौड़ी सोच से बचा लेता है, यानी आप सोच में नहीं पड़ते। आप देखें ये मेरे पास आ रहा है 25, 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 5 होता है, तो यानी मेरे पास आ जाएगा -1 प्लस -5/2। अब इसको सॉल्व करें ना आप, तो आपके पास आर की दो वैल्यूज़ आ रही हैं, ये देखें। एक तो आपने देख लिया आर की एक वैल्यू आ गई हुई है 0। फाइनली आप जब लास्ट में आंसर लिखते हैं ना तो आपने इस तरह से लिखना है आर इज़ इक्वल टू 0 एंड -2, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का कैसे लिखोगे वो भी मैं बता देता हूँ। तो एक तरफ मेरे पास आर की एक वैल्यू तो ये आ रही है -1 प्लस 5/2 और दूसरी है -1 माइनस 5/2। तो देखें आर की क्या क्या वैल्यूज़ आ गई, एक वैल्यू यहाँ से निकलेगी, देखो ये 4 बन जाएगा, 4/2 करने से क्या आएगा, 4/2 करने से 2 आ जाएगा, और ये -6 आएगा, -6/2 करने से मुझे क्या मिलेगा, -3 मिलेगा। तो फाइनली आपके पास इस आर की 3 वैल्यूज़ आई हैं जो कि है 0, 2 एंड -3, और यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज बच्चे हल होती है, ठीक है। जितने क्वेश्चन आपके लेक्चर में थे मैंने वो सारे सॉल्व कर दिए। तो मुझे उम्मीद है आपको कंसेप्ट मिल गया होगा। ये इतनी मुश्किल नहीं है डिफरेंशियल इक्वेशन वाली बुक, ये जस्ट आपका ना खुद का माइंड है जो कहता है कि ये बहुत मुश्किल है, ये है वो है, ये इतनी मुश्किल नहीं होती, बहुत आसान होती है।